हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी सेट और एपी की क्लास में जो सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर के हम चला रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं हमने स्टार्ट कर दी थी। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर से कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। कार्ल मार्क्स का जो सबसे पहला सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये हम पढ़ चुके हैं। जो लोग पहली बार आए हैं या जिन्होंने मार्क्स का लेक्चर नहीं देखा या जिन्होंने दुर्खीम के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी सेट की, वहाँ जा करके देख सकते हैं। मार्क्स का आज ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे मार्क्स का, और वो सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसका मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसका यदि अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का वर्णन किसने किया है, तो उसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने किया है। एक्चुअली देखा जाए तो जो इतिहास है, जो आप सब लोगों ने भी इतिहास पढ़ रखा होगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, तो इतिहास में हम जो पढ़ते हैं वो ये रहता है कि हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत सारी डेट्स होती हैं, ये सब इतिहास में हम पढ़ते हैं। मार्क्स ऐसे इतिहास को पूरी तरीके से नकार देते हैं और वो ये बोलते हैं कि इसमें केवल और केवल राजा महाराजाओं का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है। इसमें जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य जनता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। और साथ ही मार्क्स ये भी बोलते हैं कि ये इतिहास की असली व्याख्या नहीं है, क्योंकि इतिहास की जो असली व्याख्या होती है वो होती है भौतिकवादी परिस्थिति में। भौतिकवादी परिस्थिति से मार्क्स का मतलब ये है कि मार्क्स का ये कहना है कि कोई भी मनुष्य इतिहास लिखने के लिए, किसी भी मनुष्य को इतिहास लिखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वो जीवित रहे। जीवित रहने के लिए उसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये कम से कम इन 3 न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। और ये मनुष्य द्वारा उसकी उत्पादन पद्धति, यानी मनुष्य जो भी उत्पादन करता है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो उद्योग है, उसके अंतर्गत ही इसकी पूर्ति होती है। और ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है, यह मनुष्य की जो उत्पादन पद्धति है, ये भौतिकवादी अवस्था है, यानी ये असली अवस्था है। इसलिए मार्क्स अपने इतिहास का जब वर्णन करते हैं तो इस भौतिकवादी अवस्था को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसलिए मार्क्स के इतिहास का नाम, या मार्क्स का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक। तो मार्क्स और एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर के पुस्तक लिखी थी द जर्मन आइडियोलॉजी। और इसी पुस्तक में ही क्या किया गया है, मार्क्स ने ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसकी व्याख्या की है। ये प्रश्न आपसे यहाँ से एक और बन सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या किसने की है? तो ध्यान रखिए, मार्क्स के साथ उस समय एंजल्स भी थे, और पुस्तक का नाम जिसमें व्याख्या की गई है कौन सी है? द जर्मन आइडियोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य को रखा है कि समाज का विकास उन परिस्थितियों में होता है जिसमें मनुष्य रहता है, और मुख्यतः ये परिस्थितियां कैसी होती हैं? भौतिक होती हैं। भौतिक से मतलब वो वास्तविक परिस्थिति होती है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए। भौतिक परिस्थितियां ही समाज में एक दूसरे के संबंध निश्चित करती हैं। देखिए, भौतिक परिस्थिति जैसी होगी, यानी मार्क्स ये बोलते हैं कि उत्पादन की प्रणाली जैसे होगी, वैसे ही मनुष्य के एक दूसरे के साथ संबंध होंगे। यदि उत्पादन की प्रणाली कृषि है तो बहुत एक दूसरे के साथ संबंध अलग होंगे, और यदि वो इंडस्ट्री है तो एक दूसरे के साथ संबंध कैसे होंगे? अलग होंगे। तो ये उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन की स्थिति ही मार्क्स उसको दूसरा नाम दे सकते हैं भौतिक परिस्थिति, यानी वास्तविक परिस्थिति।
मार्क्स और एंजल्स ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि समाज का विकास किसी एक भले या बुरे विचार से नहीं होता। देखिए, यहाँ मार्क्स विचार को प्राथमिकता नहीं देते। मार्क्स ने विचार को प्राथमिकता नहीं दी है। जो लास्ट लेक्चर था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसमें मैंने आपको ये स्पष्ट किया था कि मार्क्स ने हीगल के विचार का विरोध कर दिया था और हीगल विचार को प्राथमिकता देते हैं। कौन देता है? हीगल विचार को प्राथमिकता देते हैं कि विचार ही प्राथमिक है। लेकिन मार्क्स विचार को प्राथमिकता नहीं देते और वो प्राथमिकता किसको देते हैं? भौतिक पदार्थ को। यहाँ आप बोल सकते हैं भौतिक परिस्थिति को, जो उत्पादन प्रणाली है। ठीक। समाज की संरचना में रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि भौतिक आधार हैं और यही भौतिक आधार आर्थिक संगठन को बनाते हैं। क्योंकि देखिए, आप चाहे आदिम समाज में चले जाइए तो भी मनुष्य केवल और केवल अपने जीविकोपार्जन और अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहा है। और आज के आधुनिक समाज में भी आ जाएंगे तो भी मनुष्य क्या कर रहा है? रोटी और कपड़ा, मकान, इसके ही जीविकोपार्जन और स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्षशील है। तो पहले भी था, आज भी। इन भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त समाज में जो कुछ भी है, क्या क्या, साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, इन सब का निर्माण या इन सब का उद्गम उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों और आर्थिक संरचना में निहित है। देखिए, मार्क्स का जो विचार है, मार्क्स अपने विचार में केवल और केवल क्या करते हैं कि जो आर्थिक संरचना है, आर्थिक संरचना को ही सबसे महत्वपूर्ण संरचना मानते हैं और इसी को ही क्या बताते हैं वो, कि ये अधिसंरचना है। क्या है? अधिसंरचना, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उनका ये कहना है कि इसी अधिसंरचना पर बाकी सारी संरचनाएं टिकी हुई हैं। ठीक। जैसे यदि हम इसे अधिसंरचना मान लें, ये क्या है? अधिसंरचना। ठीक है। और अधिसंरचना को मार्क्स बोलते हैं कि ये आर्थिक संरचना होती है। इसी के ऊपर मार्क्स का यह कहना है कि धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, ये सब, इसको मार्क्स बोल देते हैं, ये क्या है? ये है अधोसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर। और मार्क्स का ये कहना है कि आर्थिक संरचना पर ही ये सब टिके रहते हैं। आर्थिक संरचना प्राथमिक है और वही सर्वप्रमुख है। ये आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि अधिसंरचना में मार्क्स ने किसको सम्मिलित किया? तो ध्यान रखिएगा, अधिसंरचना में मार्क्स केवल और केवल आर्थिक संरचना को सम्मिलित करते हैं। बाकी सब कुछ अधोसंरचना है और वो सब किस पे टिका हुआ है? अधिसंरचना पे। जैसे ही आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा, इन सभी में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। तो यही यहाँ पर मार्क्स बता रहे हैं कि इन सब का उद्गम कहाँ है? अधिसंरचना यानी आर्थिक संरचना में ही निहित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, अधिसंरचना और अधोसंरचना। ये मार्क्स का सिद्धांत है या मार्क्स का विचार है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अधोसंरचना में क्या क्या निहित है? तो आर्थिक संरचना को छोड़ करके बाकी सब कुछ अधोसंरचना में निहित है। जब किसी समाज का विश्लेषण भौतिक उत्पादन शक्तियों आदि के संदर्भ से करते हैं तो इतिहास की क्या है? भौतिकवादी व्याख्या है। और इसी को क्या बोल देते हैं? मार्क्स क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद। यानी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना, वास्तविक परिस्थितियों में व्याख्या करना, उत्पादन की परिस्थितियों में व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स का ये कहना है कि आदिम मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए। इसके लिए उसने क्या किया? अपने आसपास की जो प्रकृति है उसके साथ संघर्ष करना पड़ा। देखिए, मार्क्स संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं और ये मनुष्य प्रकृति के संबंधों को संघर्ष के दृष्टिकोण से ही देखते हैं कि मनुष्य ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आज तक प्रकृति से केवल और केवल क्या किया है?
संघर्ष किया है, इसलिए मार्क्स को संघर्षवादी समाजशास्त्री बोला जाता है। अतः मनुष्य का उसकी प्रकृति के साथ साथ जो संबंध रहा है सही होगा संघर्ष का, वही क्या है, उसका इतिहास है। और मार्क्स ने यहाँ संघर्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और इसी संघर्ष के चलते ही अलग अलग युगों की व्याख्या मार्क्स करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के तत्व, ये आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के क्या क्या तत्व हैं। तो 3 तत्व हैं, उत्पादन पद्धति, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध। यदि हम इसको इस ट्रायंगुलर शेप में देखें तो उत्पादन पद्धति, ठीक, या उत्पादन की प्रणाली हो सकती है आप इसको, ठीक, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध, ये तीन मिलकर के ऐतिहासिक भौतिकवाद का निर्माण करते हैं। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद के जो तत्व हैं ये उत्पादन पद्धति, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध, ये 3 तत्व हैं। ये आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है। अब चलिए तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। उत्पादन की पद्धति, देखिए उत्पादन पद्धति से मतलब आप केवल उत्पादन जो शब्द है, उत्पादन एक सामान्य शब्द है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन शब्द का यूज सर्विस सेक्टर के लिए भी किया जाता है। यदि कोई अपने सेवा दे रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसको भी प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो उत्पादन की जो पद्धति है, उत्पादन की जो प्रणाली है, उसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या उसके उत्पादन करने का तरीका आखिर क्या है, क्या क्या तरीका हो सकता है। वो कृषि हो सकता है, वो उद्योग भी हो सकता है, वो सेवा क्षेत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, ये उत्पादन की प्रणाली है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, उत्पादन की पद्धति। लोग सेवा देकर के भी पैसा कमाते हैं तो वो उत्पादन की प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। जैसी उत्पादन पद्धति होगी वैसे ही समाज की जीवन यापन की शैली होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी उत्पादन पद्धति अलग है, इसलिए उनके जीवन यापन की शैली कैसी है, अलग है। यदि आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ जाते हैं, किसी बड़े औद्योगिक नगर में पहुंच जाते हैं, तो उनकी उत्पादन प्रणाली अलग है, इसलिए उनकी जीवन शैली अलग है। यदि आप किसी आईटी सिटी जैसे बेंगलुरु वगैरह में चले जाते हैं तो उनकी उत्पादन प्रणाली अलग है, इसलिए उनकी जीवन शैली कैसी है, अलग है। जैसे लोग हैं वैसी अभिव्यक्ति करते हैं, और वे कैसे हैं यह इस बात से निश्चित होता है कि उनके उत्पादन का तरीका क्या है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन का तरीका कृषि सरल है, इससे लोग भी कैसे होते हैं, सरल होते हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति भी कैसी होती है, सरल। सर्विस सेक्टर उत्पादन की प्रणाली कैसी है, जटिल, इसलिए लोगों की अभिव्यक्ति भी कैसी होती है, जटिल। हमारी सामाजिक चेतना, धर्म, दर्शन, आचार और सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप उत्पादन के तरीकों से जुड़े होते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि धर्म, दर्शन, कला, परंपरा, समाज, आप किसी कृषि समाज में जाएंगे तो इसका स्वरूप सबका कैसा रहेगा, अलग। और वही आप किसी औद्योगिक समाज में आ जाएंगे तो इन सबके स्वरूप में क्या हो जाएगा, सबके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। कारण उसके पीछे मार्क्स केवल और केवल ये बताते हैं कि उत्पादन की जो प्रणाली है वो वही तय कर रही है कि आपका साहित्य क्या होगा, सामाजिक चेतना कैसे होगी, दर्शन क्या होगा, ये सब उत्पादन की प्रणाली तय करती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है। नंबर 2, उत्पादन की शक्ति। पहला हमने पढ़ा उत्पादन प्रणाली, दूसरा उत्पादन की शक्ति। उत्पादन की शक्ति से मतलब क्या होता है, औजार, आविष्कार, यंत्र, यानी जैसे साइंस से आविष्कार किया गया है वो सब क्या है, उत्पादन की शक्तियां हैं। यानी उनका उपयोग करके ही क्या किया जाता है, उत्पादन कार्य या उत्पादन की प्रणाली में उत्पादन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत समय पहले कृषि में बैल का यूज किया जाता था, हल का यूज किया जाता था, तो उत्पादन की शक्ति क्या थी, बैल थी। आज की डेट में उत्पादन की शक्ति क्या है, आज वो ट्रैक्टर है, ठीक। यदि हम
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत समय पहले उत्पादन की शक्ति क्या थी? वो था ब्लैक बोर्ड। ग्रीन बोर्ड आ गया, उत्पादन की शक्ति। फिर वो व्हाइट बोर्ड आ गया। आज उत्पादन की शक्ति क्या है? आज है ये डिजिटल बोर्ड। तो ये सब क्या कहलाती हैं? उत्पादन की शक्तियां कहलाती हैं। तो मार्क्स बोलते हैं, जब उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों में विसंगति आ जाती है, तो इतिहास में क्रांति का सूत्रपात होता है। यानी उत्पादन की शक्तियां जल्दी ही आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? तेजी से होता है। और उत्पादन संबंध इतनी तेजी से नहीं बदल पाते हैं, तो क्रांति का सूत्रपात होता है। उत्पादन संबंध, उत्पादन संबंध से मतलब होता है कि जो उत्पादन की प्रणाली है उसमें आखिर कौन कौन लोग हैं, ठीक, और उन लोगों के बीच में आखिर संबंध क्या है। जैसे एक खेत है, तो खेत किसका है? जमींदार का है। कौन लोग काम कर रहे हैं? श्रमिक लोग काम कर रहे हैं। ये उत्पादन के संबंध हो गए। देखो मार्क्स क्या करते हैं, मार्क्स ने उत्पादन संबंधों की व्याख्या किस प्रणाली में करी है? पूंजीवादी प्रणाली में करी है। तो मार्क्स बोलते हैं यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। नंबर एक, बुर्जुआ या पूंजीपति बोलते हैं। बुर्जुआ जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। और दूसरा क्या बोलते हैं? सर्वहारा या श्रमिक। पूंजीपति क्या है? उत्पादन के साधनों का स्वामी है। वो उस फैक्ट्री का मालिक है, उस जमीन का स्वामी है, ठीक। वो प्रॉफिट लेता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाता है। तो जो श्रमिक है यानी सर्वहारा है, वो केवल श्रम का स्वामी है। श्रमिक क्या है? अपने श्रम का स्वामी होता है। और पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। जो श्रमिक है वो श्रम बेचेगा, और श्रम बेच करके उसे जो मजदूरी मिलती है ज्यादा नहीं मिलेगी, और उसी मजदूर से वो अपना जीवन यापन करता रहता है। जबकि जो बुर्जुआ है वो अपने श्रमिक का शोषण करता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ उससे लेता है और अपने व्यापार को बढ़ाता है। जब उत्पादन शक्तियों में विकास होता है, तो परिणाम स्वरूप उत्पादन संबंधों में विरोध आता है। देखिए उत्पादन शक्तियों में विकास होगा, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती है, ठीक है। तो बहुत पहले, जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाथ से सामान बनाया जाता था। फिर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आई तो मशीनों से सामान बनने लगा। तो जब उत्पादन शक्ति में विकास हुआ, तो उत्पादन संबंधों में क्या आ जाता है? विरोध आ जाता है। यानी उत्पादन संबंध जो पहले जैसे थे, अब वो वैसे नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उत्पादन की शक्तियां अब बदल चुकी हैं। इस विरोध के परिणाम स्वरूप मौजूदा उत्पादन का तरीका टूट जाता है, और अधिसंरचना यानी आर्थिक संरचना क्या होती है? बिखर जाती है। यानी नवीन आर्थिक संरचना जन्म ले लेती है। तो मार्क्स का ये कहना है कि जैसे ही उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन आएगा, उत्पादन की शक्ति क्या कर देगी? उत्पादन की जो प्रणाली है उसको बदल देगी। और उत्पादन की प्रणाली किसे बदल देगी? उत्पादन संबंधों को बदल देगी। उत्पादन संबंध जैसे ही बदल जाते हैं, पुराना समाज, पुराना युग समाप्त हो जाता है और नया युग प्रारंभ हो जाता है। उत्पादन के तरीकों के आधार पर मार्क्स ने क्या कहा है? उनका ये कहना, आज तक केवल 5 ही युग हुए हैं। केवल 5 युग। कौन कौन से? नंबर एक, आदिम साम्यवादी अवस्था। यानी इस समय क्या था? सभी पर सभी का अधिकार था। सारी जमीन सबकी थी। शिकार की अवस्था थी, ठीक है। कुछ निजी संपत्ति भी नहीं थी। सब लोग सभी चीजों के मालिक थे। इसलिए क्या बोलते हैं? आदिम अवस्था थी। लोग जंगल में घूमते थे। साम्यवादी अवस्था थी। लेकिन दूसरा, दास या स्वामित्व की अवस्था। यानी कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया? अपने आप को, उन जमीनों का, वो जो जंगल था उसके वो लोग मालिक बन गए, और दूसरे लोगों को अपना क्या बना लिया? दास। दास से मतलब क्या हो गया? शारीरिक और आर्थिक रूप से उनके वो गुलाम बन गए। तो ये दास की अवस्था थी। यहां से यहाँ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन आता है। फिर से उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन आता है, और दास स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हैं, और मार्क्स बोलते हैं सामंतवादी अवस्था आ जाती है। और यहाँ दास भूदास में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर मालिक की जगह सामंत आ जाता है। तो ये सामंतवादी अवस्था। यहाँ फिर से
उत्पादन प्रणाली बदलती है, औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और पूंजीवादी अवस्था आ गई। और यहाँ मार्क्स बोलते हैं कि यहाँ दो लोग हैं, कौन कौन लोग? बुर्जुआ और सर्वहारा। और मार्क्स का ये कहना है कि इसमें भी संघर्ष होगा, ये बदलेगी और फाइनली समाजवादी अवस्था या साम्यवादी अवस्था, ये अंतिम अवस्था रहेगी किसकी? इस युग की या इस समाज की। तो ये प्रश्न आपसे पूछने में आ सकता है कि मार्क्स ने समाज को कितने भागों में बांटा है? तो ये 5 भागों में बांटा है। ये उद्विकासीय वर्गीकरण है जो मार्क्स ने प्रस्तुत किया। मार्क्स का ये कहना है कि जब पूंजीवाद होगा और श्रमिक पूंजीवाद के बाद जब क्रांति आएगी, श्रमिक लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मालिकों के विरुद्ध क्रांति करेंगे, यानी सर्वहारा बुर्जुआ के विरुद्ध क्रांति कर देगा। तो क्रांति के बाद की जो अवस्था आएगी उसे मार्क्स बोलते हैं सर्वहारा का अधिनायकवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवस्था कब आएगी? तो क्रांति के तुरंत बाद आएगी। अधिनायकवाद से मतलब ये होता है कि फिर उत्पादन के साधनों पर किसका अस्तित्व हो जाएगा? वो स्वामी हो जाएगा उसका सर्वहारा। इसलिए उसको मार्क्स क्या बोलते हैं? सर्वहारा का अधिनायकवाद। और मार्क्स बोलते हैं कि ये जो अवस्था है ये कैसी अवस्था है? संक्रमणकालीन अवस्था है, यानी कुछ समय के लिए रहेगी और उसके बाद चूंकि उत्पादन के साधनों पर किसी का भी स्वामित्व नहीं रहेगा, ये मार्क्स का कहना था। इसलिए संक्रमणकालीन अवस्था यानी सर्वहारा के अधिनायक के बाद जब ये निकल जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा? साम्यवाद आ जाएगा। और यही क्या रहेगा? साम्यवाद यही इतिहास का सबसे अंतिम युग होगा। ठीक, जैसे आदिम साम्यवाद था वैसे ही अंतिम युग होगा साम्यवाद। यहाँ क्या होगा? ना कोई बुर्जुआ, ना कोई सर्वहारा, ना कोई वर्ग और ना ही कोई राज्य। ये स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी है। यहाँ क्या होगा? प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करना है, यानी मजदूरी प्राप्त करना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स ने क्या कल्पना की थी? तो प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार काम और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार मजदूरी की प्राप्ति। ये साम्यवाद की अवस्था, ये मार्क्स का एक वर्णन है पूरा। साम्यवादी अवस्था मार्क्स का सबसे अंतिम युग है। इसके ठीक पहले पूंजीवादी अवस्था में वर्ग संघर्ष होगा और वहां पर संक्रमणकालीन अवस्था आएगी, सर्वहारा का अधिनायकवाद। और उसके बाद साम्यवाद आएगा और साम्यवाद अंतिम युग रहेगा। ठीक, तो ये पूरा वर्णन था किसका? ये था ऐतिहासिक भौतिकवाद का। काफी महत्वपूर्ण है। मार्क्स के जो 5 युग हैं उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या करी है और उसी के साथ साथ वो वर्ग संघर्ष की भी व्याख्या करते हैं। तो जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, परीक्षा पास आ रही है। ऑल द बेस्ट।